डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वृहद स्तर पर पूरे भारत में परिवार के स्तर पर कई राउंड में किया जाने वाला सर्वेक्षण है। 2. जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी IIPS मुंबई को इस सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, STEM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2001 में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा STEM शब्द दिया गया था। 2. भारत में प्राथमिक चिंता STEM में महिला स्नातकों की संख्या बढ़ाना और उनमें वैज्ञानिक मूल्यों को विकसित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा टुंड्रा सैटेलाइट सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था रूस। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन के आकार की अर्थव्यवस्था यानी के शेप्ड इकोनॉमी के संभावित निहितार्थ हैं? 1. उच्च आय वाले परिवारों को अधिक बचत से लाभ होने की संभावना होती है। 2. निचले स्तर के परिवारों को नौकरियों और वेतन में कटौती के रूप में आय का स्थायी नुकसान होने की संभावना होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूर्वोत्तर राज्यों में रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है। 2. यह खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने का एक कार्यक्रम है। 3. नागालैंड पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, संसदीय सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद को आहूत करने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। 2. संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. WHO कोरोना वायरस के सबसे प्रचलित वेरिएंट को संदर्भित करने के लिए लैटिन अक्षरों का उपयोग कर रहा है। 2. नई बीमारियों के नामकरण के लिए WHO की सर्वोत्तम प्रथाएं किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर या जातीय समूहों के लिए अपराध करने से बचने का सुझाव देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, खबरों में रहे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और कोंगथोंग गांव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका सही जवाब था मेघालय। अगला प्रश्न था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NCC का गठन 1946 में बनी HN कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था। 2. NCC गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। 3. इसका नेतृत्व 3 स्टार मिलिट्री रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. बोत्सवाना, 2. इस्वातिनी, 3. तंजानिया, 4. मोजाम्बिक, 5. जाम्बिया। उपरोक्त देशों में से कौन से देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था केवल 1, 2 और 4। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न।
नमदा शिल्प यानी नमदा क्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नमदा एक स्थानीय शब्द है जिसका इस्तेमाल ऊन की मोटे किस्म से बने पारंपरिक फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग्स के लिए किया जाता है। 2. कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक भारत में नमदा बनाने वाले 2 प्रमुख केंद्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 3.0 के तहत एक विशेष पायलट परियोजना के रूप में कश्मीर के नमदा शिल्प का पुनरुद्धार और PMKVY के घटक के तौर पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों का कौशल विकास। इसका मकसद कश्मीर के पारंपरिक नमदा शिल्प को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। जान लेते हैं नमदा शिल्प के बारे में। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है। नमदा एक स्थानीय शब्द है जिसका इस्तेमाल ऊन की मोटे किस्म से बने पारंपरिक फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग्स के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। नमदा मूल शब्द नमता यानी ऊनी सामान के लिए संस्कृत शब्द से बना है। नमदा बनाने का अभ्यास कई संस्कृतियों में एक शिल्प के तौर पर किया जाता है, विशेष रूप से एशियाई देशों में जैसे ईरान, अफगानिस्तान और भारत में। कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक भारत में नमदा बनाने वाले 2 प्रमुख केंद्र हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में भूजल की कमी का परिणाम है? 1. भूमि का धंसाव, 2. भूजल का दूषित होना, 3. गंभीर सूखा यानी फ्लैश ड्रॉट्स, 4. सिंक होल का निर्माण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। जल स्तर के आंकड़ों के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 33% कुओं के भूजल स्तर में 0 से 2 मीटर की सीमा में गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, देहरादून, जयपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ के कुछ इलाकों में भी 4.0 मीटर से अधिक की गिरावट देखी गई है। भूजल वह पानी है जो चट्टानों और मिट्टी से रिसता है और जमीन के नीचे जमा होता है। ऐसी चट्टानों जिनमें भूजल जमा होता है एक्वीफर्स कहलाती हैं। भूजल 26 करोड़ से अधिक किसानों और खेतीहर मजदूरों की आजीविका में सहायक है। भूजल भारत में सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है, जो सिंचाई जल में 63% और ग्रामीण और शहरी घरेलू जल आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देता है। भूजल में निरंतर कमी के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं: भूमि का धंसाव, भूजल का दूषित होना, गंभीर सूखा और सिंक होल का निर्माण। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स यानी GIAHS खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की एक पहल है। 2. वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसकी स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं।
जान लेते हैं FAO द्वारा की गई पहलों के बारे में। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स यानी GIAHS, इसलिए कथन एक सही है। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाया। इसके तहत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। FAO ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए भारतीय प्रस्ताव का समर्थन किया, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोजेक्ट स्वदेश का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक डेटाबेस, ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक अभियान, भारत के प्रवासी नागरिकों यानी OCI के लिए शुरू की गई एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यशाला, या फिर बुजुर्गों के लिए भारत में पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक डेटाबेस। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी DBT NBRC ने न्यूरोलॉजिकल विकारों यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट स्वदेश का विकास किया है। यह दुनिया की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स पहल है। यह पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग और न्यूरोसाइकोलॉजिकल मूल्यांकन के माध्यम से उत्पन्न न्यूरो इमेजिंग डेटा को एकीकृत करना है। स्वदेश एक बड़े डेटा आर्किटेक्चर का प्रस्ताव करता है जो 6 मॉड्यूल का विश्लेषण करता है। न्यूरो डिजेनरेटिव जैसे अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग, न्यूरोसाइकेट्रिक जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल जैसे ऑटिज्म और मिर्गी, कोविड-19 से संबंधित अन्य विकार और स्वास्थ्य विषय, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक डेटाबेस। अगला प्रश्न है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च यानी सफर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2. यह तापमान, UV विकिरण और सौर विकिरण जैसे मौसम के मापदंडों की निगरानी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च यानी SAFAR ने 4 भारतीय शहरों यानी दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का अध्ययन किया। जान लेते हैं SAFAR के बारे में। यह मेट्रोपॉलिटन सिटी की वायु गुणवत्ता को मापने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसके तहत समग्र प्रदूषण स्तर और स्थान विशिष्ट वायु गुणवत्ता को मापा जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह प्रणाली स्वदेशी रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी यानी IITM पुणे द्वारा विकसित की गई है और इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा संचालित किया जाता है। यह दिल्ली में परिचालित भारत की पहली वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का हिस्सा है। यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा, UV विकिरण और सौर विकिरण जैसे सभी मौसम मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम है। अतः कथन 2 सही है। निगरानी में शामिल प्रदूषक हैं PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन और मरकरी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब कोई वायरस म्यूटेट होता है तो वह हमेशा अपना क्लोन बनाता है। 2. नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी कभी वेरिएंट कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। वायरल आनुवंशिक अनुक्रम में परिवर्तन म्यूटेशन के तौर पर जाना जाता है।
जब कोई वायरस अपनी प्रतिलिपियां बनाता है तो वह हमेशा अपने एक सटीक प्रतिलिपि नहीं बनाता है। इसका मतलब यह है कि समय के साथ वायरस अपने आनुवंशिक अनुक्रम के संदर्भ में थोड़ा परिवर्तित होना शुरू कर सकता है। अतः कथन 1 गलत है। नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी कभी वेरिएंट कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। वेरिएंट एक या कई म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं। जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस से अलग अलग कार्यात्मक गुण होते हैं और ये आबादी में आ जाते हैं तो इसे कभी कभी वायरस के नए स्ट्रेन के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शांता कुमार समिति ने कहा था कि किसानों को एमएसपी का केवल 6% ही प्राप्त हो सका है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP ने किसानों को एमएसपी पर बेचने का अधिकार प्रदान करने वाला कानून बनाने का सुझाव दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद 2014 की तुलना में अब 2 गुनी हो गई है। जान लेते हैं एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP की सिफारिश करता है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA एमएसपी के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। 2015 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए शांता कुमार समिति का गठन किया गया था। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा था कि किसानों को एमएसपी का केवल 6% ही प्राप्त हो सका है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका सीधा मतलब है कि देश के 94% किसान एमएसपी के लाभ से वंचित हैं। CACP ने खरीफ विपणन सत्र 2018-19 के लिए अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने किसानों को एमएसपी पर बेचने का अधिकार प्रदान करने वाला एक कानून बनाने का सुझाव दिया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ट्विटर के नए CEO के रूप में जैक डॉर्सी की जगह ली है? मनप्रीत हुड्डा, पराग अग्रवाल, सोमी सेठ या फिर राम मूर्ति सेल्वा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पराग अग्रवाल। हाल ही में ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान मुख्य तकनीकी अधिकारी पराग अग्रवाल डॉर्सी का स्थान लेंगे, इसलिए विकल्प बी सही है। पराग अग्रवाल 1 दशक से अधिक समय से कंपनी के साथ हैं और 2017 से CTO के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री डॉर्सी भुगतान फर्म स्क्वायर के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। 2006 में ट्विटर को जैक डॉर्सी, नोआह ग्लास, बिस्टोन और इवान विलियम्स द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पराग अग्रवाल। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। 2. यह एक समुदाय आधारित परियोजना है जिसे 2024 तक पूरा किया जाना है। 3. इस योजना के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। जल जीवन मिशन कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में जीवन को आसान बना रहा है। सर्दियों के महीनों के दौरान पीने योग्य सुरक्षित पेयजल एक चुनौती थी, क्योंकि इन महीनों में जल के स्रोत जम जाते हैं। जान लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, इसलिए कथन 1 सही है। यह मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत प्रमुख घटक के तौर पर व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। 2024 तक इसे कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC
फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसलिए कथन 2 सही है। जेजेएम स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर केंद्रित है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण के बंटवारे का पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। इसके लिए कुल आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया पहला आश्रम था। 2. 1936 में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना पर गुजरात सरकार के साथ असंतोष जताते हुए आश्रम के 3 निवासियों ने अहमदाबाद कलेक्टर को पत्र लिखा है। गांधी जी के पहले 2 आश्रमों की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां वे 1893 से 1914 तक रहे। फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल में स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 1 गलत है। टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में जोहानसबर्ग के पास स्थापित किया गया था। 1915 में गांधी जी के भारत लौटने के बाद 2 आश्रमों की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात 1915 में स्थापित और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में स्थापित। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बांग्लादेश ने 2021 के अपने बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। 2. वर्ष 2000 में बांग्लादेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता दी थी। 3. उन्हें अभी तक वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। हाल ही में बांग्लादेश में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति नजरुल इस्लाम रितु को मेयर के तौर पर चुना गया है। वह बांग्लादेश के संघ परिषद चुनावों में अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। 2014 में बांग्लादेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता दी थी। इसलिए कथन 2 गलत है। उन्हें वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, अतः कथन 3 भी गलत है। बांग्लादेश सरकार देश में 7,000 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मासिक भत्ता देती है। इसने अपने 2021 के बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राथमिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। 2. परंपरागत तौर पर महिलाओं के काम के रूप में माने जाने वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले वर्कर को पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।